सो अभी तक जो हम एसईओ में सीख चुके हैं, संजय क्या क्या सीख चुके हैं? अच्छा सर, बस एक मिनट और। सर, हाँ। जैसे मान लीजिए अभी हम होस्टिंग दूसरी जीमेल आईडी पे परचेज कर लें, हाँ, और ये वाला हमारा मतलब रिन्यूअल डेट खत्म हो जाए और हम इसको रिन्यू ना करें, तो बाद में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक्सेस ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा, मतलब उससे पहले ही करना पड़ेगा? यदि तुमने 14 से पहले नहीं करी तो तुम्हारी जो होस्टिंग है वो परचेज करनी पड़ेगी तुमको। ओ। हम्म। और फिर ये वेबसाइट मतलब खराब हो जाएगी? हाँ। ओ माय गॉड। ठीक है सर। ठीक है। संजय क्या क्या पढ़ चुके अभी तक हम एसईओ के अंदर? सर, इंट्रोडक्शन टू एसईओ, हम्म। ये कीवर्ड प्लानर जो था तो एक सर पार्ट की, और गूगल कीवर्ड प्लानर जो था सर, हम्म। और सर वो गूगल सर्च कंसोल हम्म। एनालिटिक्स, और सर हम्म। ऑन पेज एसईओ हम्म। सब पढ़ाया था सर। हाँ। और इसके अलावा सर कहाँ पढ़ाए? टेक्निकल के भी कुछ पार्ट बताए थे, गूगल एनालिटिक्स था। हाँ, तो गूगल तो बोला ना मैंने, गूगल एनालिटिक्स सर्च हम्म। कंसोल बोला। हम्म। टेक्निकल एसईओ के पार्ट। तो टेक्निकल एसईओ सर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर नहीं, टेक्निकल एसईओ अभी और पढ़ाएंगे ना सर? थोड़ा बहुत पढ़ाया था ना। सर अभी तो हाँ मेन आपने ऑन पेज ही बताया था, उसके बाद ऑफ पेज और टेक्निकल थोड़ा सा बचा हुआ है सर। ठीक है, हम देख लेंगे उसको। अभी तक हमने जो देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसईओ देख लिया, और उसके बाद हमने देख लिया कि कैसे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं इन टर्म ऑफ द ऑन पेज एसईओ। एसईओ की टेक्निक देखी थी, एसईओ के टाइप देखे थे, एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स देखे थे, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू टू नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू रिडायरेक्शन, फिर एच टी टी पी से एच टी टी पी एस वाला रिडायरेक्शन, उसके बाद साइट मैप क्रिएशन वगैरह, साइट मैप को सबमिशन करना, ये सारी चीज़ें, सर्च कंसोल एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी को थोड़ा सा और आगे रिकैप करके, कि कैसे हम जो होता है कि ओ पी जेस्यू कैसे करते हैं, जो ओ पी जेस्यू एक्टिविटी जितनी भी परफॉर्म होती है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। ओ सर, पी अभी पहले टेक्निकल कंप्लीट कर लीजिए। टेक्निकल करोगे? टेक्निकल पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलो टेक्निकल कर लो। हेलो हाँ। सर, ऑफ पेज भी बताना है अभी आपको, ऑफ पेज नहीं हाँ, बता। ऑफ ही कर रहे थे, अभी टेक्निकल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली टेक्निकल एसईओ की जो डेफिनेशन की हमने बात करी थी, डेफिनेशन के अंदर यही आता है कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर कमियां आती है, चाहे वो रिडायरेक्शन आ रही है, आपके पेज की स्पीड कम है, ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है टेक्निकल एसईओ के अंदर। अब टेक्निकल एसईओ के जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड करने की भी काफ़ी टूल्स आते हैं, और उनको हम खुद भी अपने हिसाब से फाइंड करके उसको देख सकते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो रेस्पॉन्सिव का इश्यू भी जो आएगा वो टेक्निकल एसईओ के अंदर आएगा। आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसे परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ के अंदर आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निकल एसईओ। जब भी हम टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स की बात करते हैं तो आपके पास काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, जैसे पेज स्पीड आ गया, रोबोट डॉट टी की फाइल आ गया, साइट का स्ट्रक्चर आ गया, एच टी टी पी स्टेटस कोड, कैनोनिकल टैग्स, ये ब्रीड कम नेविगेशन, लोपिंग, साइट मैप, यू आर एल स्ट्रक्चर, थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट, क्रोलेबिलिटी, स्ट्रक्चर डाटा, डुप्लीकेट कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? टेक्निकल एसईओ के अंदर। ठीक है, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेज स्पीड इंसाइट होती क्या है, कैसे हम अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड को फाइंड करेंगे और कैसे हम उसको फिक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए वेबसाइट है जो अभी हमने फ़िलहाल नहीं देखी है, ठीक है, ये अभी फ़िलहाल एक नई वेबसाइट है। इस वेबसाइट की स्पीड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट की डोमेन को कॉपी कर लेना है, और गूगल के अंदर जाके आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है पेज स्पीड इंसाइट। जैसे ही आप पेज स्पीड इंसाइट को टाइप करोगे तो पेज स्पीड इंसाइट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आके वेबसाइट को पेस्ट करके एनालाइज पे क्लिक कर देना। वेबसाइट की स्पीड को मेजर करने के मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, एक तो आप पेज स्पीड इंसाइट से भी कर सकते हो, दूसरा इसका जो एक टूल्स आया दैट इज़ द जी टी मैट्रिक्स, नाम तो सुना ही होगा। ये जी टी मैट्रिक्स टूल होता है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट के पेज स्पीड वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। सो सिंपल ये जी टी मैट्रिक्स पर आप जाओगे,
यूआरएल एंटर करना है, टेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, तो ये कुछ टाइम लेता है, आपकी वेबसाइट को कंप्लीट एनालाइज करके दे देता है। सर सेम दोनों में अलग अलग डेटा दिखाता है क्या? पेज स्पीड इनसाइट और इसमें? रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। अच्छा। टाइम लेता है ये, कुछ 4-5 मिनट का भी ले सकता है। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं जीटीमेटिक्स के अंदर, जैसे 4 है ना यहाँ पे। सबसे पहले यस वेबसाइट सर। को रीड करेगा, फिर उसको देखेगा, एनालाइज करके फिर आपको रिजल्ट देगा। सर ये परफॉर्मेंस चेक करता है क्या वेबसाइट हाँ, की? ये वेबसाइट की स्पीड वगैरह बताता है कि आपकी अच्छा। वेबसाइट कितनी स्पीड आ रही है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो अभी जैसे यहाँ पे पेज स्पीड इंसाइट ने अपनी रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। पेज स्पीड की रिपोर्ट के अंदर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 2 फेज दिखाई दिए हैं। एक है मोबाइल का, दूसरा फेज है डेस्कटॉप का। दोनों की इसने स्पीड बताई है कि आपकी स्पीड कितनी कितनी आ रही है। तो डेस्कटॉप के अंदर अपनी आ रही है 92 और मोबाइल के अंदर आ रही है 58। स्पीड डिपेंड करती है कि आपने किस टाइप की वेबसाइट की रेट करी, आपने खुद की रेट की, आपके डेवलपर के एंड से की रेट की है, आपने कोई ऐसी थीम डाउनलोड कर ली, जिस थीम को यूज कर लिया जिसमें ज़्यादा वो लेता है, क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा कंज्यूमिंग है, मतलब जो स्टोरेज वगैरह, जो फाइल का साइज वगैरह ज़्यादा है, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से जब ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, उस टाइप की थीम यूज कर ली, तो उस टाइप के फैक्टर्स भी यहाँ पे डिपेंड कर जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि तुमको स्पीड के बारे में बताता है, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है फिलहाल कि 58 आ रही है। ये नंबर आउट ऑफ 100 आते हैं। और एसेसिबिलिटी का मतलब होता है, जो तुमको यहाँ पे बताता है, एसेसिबिलिटी का मतलब होता है कि तुम्हारी जो वेबसाइट का नेविगेशन होता है ना, वन पेज से दूसरे पेज पे जाने का, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एसेसिबिलिटी। यू कैन सी दैट दिस चेक हाईलाइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, या तुम्हारी जैसे भी ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि व्यू पोर्ट वगैरह की होगी, नेम्स और लेबल का, नेविगेशन का, ये जितनी भी चीज़ें साथ एसेसिबिलिटी के अंदर आती है। बेस्ट प्रैक्टिस आता है कि तुमने किस हिसाब से काम बढ़िया किया हुआ है। जैसे जावास्क्रिप्ट, जैसे ये होता है ना, पास्ट ऑडिट के अंदर तुम जाओगे तो थर्ड पार्टी कुकी को आपने नहीं रखा, HTTPS यूज कर रखा है, डिस्प्ले इमेज विद करेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। ये जब तुम अपनी वेबसाइट को जब तुम क्रिएट कर रहे हो तो उसको एक बढ़िया तरीके से कर रहे हो। अब ऐसा होता है कि 500 पिक्सल बाई 600 पिक्सल की तुमको इमेज चाहिए, तुम उसमें इमेज लगा रहे हो 3000 बाई 3000 की। दैट इज़ द डिफरेंट, मतलब वो एक वैसा टाइप का आ जाता है। तो वो यही कहता है कि तुम अपनी वेबसाइट को किस हिसाब से क्रिएट कर रहे हो, वो जितना भी फैक्टर्स आता है दैट कम इन अंडर द एसेस, इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर। लास्ट में जो ये स्कोर दिखाता है दैट इज स्कोर ऑफ द SEO। अब ये जो स्कोर होता है ये SEO का स्कोर बताता है, तो हर पेज का डिफरेंट डिफरेंट SEO का स्कोर आ सकता है, और हर पेज की एसेसिबिलिटी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है वो अलग अलग आती है। अब वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। ये परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस के अंदर 6 स्टेज आती है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये CLS है। CLS का मतलब होता है कि ये क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है, फिर ये SI का पार्ट आ जाता है टॉप पे। ये स्पीड इंडेक्स है, ये FCP है, ये LCP और TBT। तो टोटल कितने हो गए अपने यहाँ पे? 5। ये ठीक है, पहले 6 आते थे। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे देखोगे फर्स्ट कलरफुल पेंट। फर्स्ट कलरफुल पेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे जो ये कलरफुल आएगी, जैसे इमेज वगैरह आ रही है फर्स्ट सेक्शन के अंदर ही, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। जैसे तुम देख सकते हो, द फर्स्ट कलरफुल पेंट मार्क द एट द टाइम विच द फर्स्ट टेक्स्ट और इमेज इज पेंटेड। मतलब जो जैसे यूजर इसको खोलेगा, मैंने ये यहाँ पे खोले, अब सबसे पहले मेरे को दिख क्या रहा है? मेरे को दिख रहा है ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है। अब मोबाइल में मैं भी इसको खोलूँगा तो मोबाइल के अंदर भी मेरे को इमेज दिख रही है, ये दिख रही है।
तो ये होता है किसके थ्रू आती है, फर्स्ट कलरफुल पेंट। यदि हमने पहला ही कलरफुल पेंट रखा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और एफ इंक्रीज होने के कारण जो अपनी वेबसाइट की स्पीड का जो फैक्टर्स होता है दैट विल बी डिक्रीज। सर तो इसमें जो एरर दिखा रहा है इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अभी बताएंगे। अच्छा तो अच्छा। अगला आता है लार्जेस्ट कलरफुल पेंट। लार्जेस्ट कलरफुल पेंट का मतलब होता है कि जो भी आपका लार्जेस्ट टेक्स्ट या इमेज पेंटेड है वो दिखाता है, क्योंकि कितनी बड़ी साइज की इमेज है वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। एक टोटल ब्लॉकिंग टाइम होता है एफ जैसे इंटरेक्टिव करने के लिए होता है, कितने देर में आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनको जब हम फिक्स करने की जब भी बात करते हैं, अब तुम यहाँ पे नीचे आओगे, ये व्यू ट्री मैप पे क्लिक करोगे तो तुमको ये ट्री मैप क्रिएट करके दे देगा, जिससे गूगल टैग मैनेजर का मतलब जितने भी तुम्हारे अंदर फाइल वगैरह है ना वेबसाइट की, वो सारी चीज़ यहाँ पे बता देगा। जैसे रिसोर्सेज बाइट कितने यूज की हुई है, कितनी अनयूज है। मान लीजिए ये फाइल है मेरी गूगल टैग मैनेजर की, इसमें से 343 KB की फाइल है, लेकिन अनयूज कितनी है, 240, यानी 100 KB ही केवल यूज की गई है। तो मतलब इतना मेरा अनयूज कोड है या यूज कोड है, वो सारी चीज़ अपने को बता देता है। अब अपने को फिक्स कैसे करना है, जैसे तुम यहाँ पे आओगे, लार्जेस्ट कलरफुल पेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये आ किसकी वजह से रहा है, ये दिखा रहा है इसकी वजह से, जो टाइम ले रहा है ये वाली। आपने यहाँ पे एक इमेज को ऐड की हुई है, ये जो इमेज है इसकी वजह से आ रहा है। जैसे तुम इस इमेज को चेंज कर दोगे या फिर तुम इस इमेज को फिक्स कर दोगे, तो तुम यहाँ पे इसको, ये जो आपका LCP का जो एरर था वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से तुम्हारे सर थ्रेड वर्क आते हैं जो सर तुम्हारे वो इमेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं, मतलब कैसे फिक्स कर सकते हैं ये बताइए थोड़ा। कम साइज में इमेज ऐड कर सकते हो, दूसरे साइज में ऐड कर सकते हो, जितना एस्पेक्ट रेशियो उसको चाहिए उस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर वो इमेज को ऐड कर सकते हो। ऐसा होता है कि मेरे को 5 KB की इमेज चाहिए तो मैं इमेज यूज कर रहा हूँ 1 MB की, उन चीज़ों को यूज़ जी। ना करें। ओके। ये जितना भी काम होता है पेजेस पे साइट का, वो डेवलपर के एंड पे होता है, एसईओ के पर्सन को करने की कोई नीड नहीं होती है। एसईओ का पर्सन क्या करेगा, इसको रिपोर्ट बना के देगा, वो आइडेंटिफाई करके देगा कि तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, 58 है तो 58 को स्क्रीनशॉट उसमें अटैच करके दे देगा। डेस्कटॉप की स्पीड कितनी है उतनी वो करके दे देगा। बाकी ये जितने भी इश्यू तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्नोस्टिक्स के अंदर, ये वाले जो इश्यू है, इन इश्यू को एक प्रॉपर सीट के अंदर बना के या फिर प्रॉपर एक हाँ, जो होती है एक्सेल वगैरह के अंदर उसमें करके दे सकता है, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी दे सकता है कि मेरे में ये इशू आ रहा है, इनको फिक्स कर दो। तो जो भी पर्सन होगा जो डेवलपमेंट के एंड पे उस चीज़ को देख रहा है, तो वो उसको फिक्स करके दे देता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे आपके मल्टीपल जावास्क्रिप्ट है उनको अनयूज को हटा देगा, ये एक्सेसिव डोम साइज को हटा देगा, ये CSS को हटा देगा जो अनयूज है, ये प्रॉपरली साइज इमेज है कि जैसे ये इमेज अभी कितने है, ये जो इमेज का साइज है वो 83 है, इसको हम 68 तक लेके जा सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी इमेज को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट के चांस हो जाते हैं दैट फ्रॉम दैट कि आपकी जो पेज स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब जो वेबसाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। अब ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट, मतलब जो भी आप ये रिपोर्ट भेजोगे किसी भी डेवलपर को भेज दोगे तो फिक्स करके दे देगा, आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेके वो दे देना है। क्वेश्चन है कोई? सर अगर अपने से इसको सॉल्व करना चाहे, मान लीजिए हम ही लोग कर रहे हैं अभी तो अपनी वेबसाइट पे, तो ये कैसे कर पाएंगे? उसमें बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है वो, एंड अच्छा। दैट विल रिक्वायर कोडिंग नॉलेज। उसके लिए आपको PHP जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, कौन से फाइल को डिफर करना है, कौन सी एग्रेसिंग करना है, एक फंक्शन लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा यूज कोड है। जैसे तुम यहाँ पे एरर देखोगे, पेज स्पीड जी। इनसाइट के अंदर तुम गए, मिनी फाइल CSS फाइल, तो जितनी भी तुम्हारी इस फाइल इसकी जो CSS है
लिखी हुई है, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज करने का तो सिंपल प्रोसेस होता है कि तुम पूरी CSS को कॉपी करो, और काफ़ी टूल्स आते हैं, जैसे तुम गूगल के अंदर आके लिखोगे ना मिनीफाई CSS, तो टूल्स आएंगे। ये टूल्स है, जैसे इस टूल्स के अंदर तुम अपने CSS को ऐड कर दो, मिनीफाई कर दो, तो ये मिनीफाई हो हेलो जाएगी यहाँ पे। हेलो मिनी हाँ, सर, ये क्या होता है मिनीफाई? मिनीफाई का मतलब यही होता है कि जो भी तुम्हारी CSS के अंदर तुमको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पेस लगे हुए हैं, ये जी। लगे हुए हैं, इनको हटा के वो प्लेन वैसे लिख के दे देगा जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ठीक, इसमें तुम्हारे पूरा फॉर्मेट के साथ है, बट जैसे तुम मिनीफाई करते हो तो पूरा यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह ये सब कुछ हटा के दे देता है। जी। ठीक है, इसी हिसाब से जावास्क्रिप्ट वगैरह मिनीफाई करते हो, तो ये सारी मिनीफिकेशन वगैरह हम मैनुअली करते हैं। मिनीफाई का काम तुम कर लोगे, लेकिन उसको कौन से फाइल्स के अंदर ऐड करना है, किसमें करना, ये चीज़ों में दिक्कत आएगी, दैट विल रिक्वायर द डेवलपमेंट नॉलेज। मतलब अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम उसको स्पीड बढ़ाना चाहते हैं सर तो नहीं कर पाएंगे। वो तुम प्लगइन के थ्रू कर सकते हो, द लॉट ऑफ द प्लगइन्स आते हैं, जैसे WP रॉकेट हो गया, W3 लाइट कैचे, इस टाइप से मल्टीपल अपने प्लगइन्स आते हैं। इमेज का लेजी लोडिंग के लिए आता है। इन प्लगइन के थ्रू तुम अपने वेबसाइट के स्पीड को बढ़ा सकते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट के थ्रू। इमेज का साइज कम करने के लिए स्मश नाम का एक प्लगइन आता है, उसको तुम यूज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस के लिए मैं दिखा दूंगा एक बार कैसे हम उस चीज़ को काम करता है। बाकी जैसे ये तुम्हारे पार्ट है, जैसे अनयूज जावास्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे आते होंगे, जैसे यहाँ पे रिमूव अनयूज CSS। यदि तुम्हारी कोड की वेबसाइट है, इसके अंदर कोई ऐसी कोड भी होगा जो आपका यूज़ नहीं हो रखा, तो उस कोड को हटाने के लिए तो कोडिंग कितनी रिक्वायर्ड होगी। यदि तुम गलत कोड को हटा दोगे तो तुम्हारी वेबसाइट है वो तहस नहस हो जाएगी। ये तुमको पास्ट का एक सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पे, पास्ट ऑडिट, इसके अंदर दिखाते हैं जैसे आपने जावास्क्रिप्ट मिनीफाई कर रखे है, दैट बेस्ट टेक्स्ट कंप्रेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है तुम पास्ट कर चुके हो, अपनी वेबसाइट में पास कर चुके हो। एक्सेसिबिलिटी के सेक्शन के अंदर आता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये आपको कुछ एरर्स देता है, इन एरर को भी सेम तुम यहाँ पे खुद भी रिजोल्व कर सकते हो, बट डेवलपर को दे दोगे तो वो भी करके दे देगा आपको। ठीक है, बस जब तुम SEO पे कभी भी काम करने चाहो तो तुमको अपना इसके अंदर तुम्हारा जो काम होता है दैट इज़ द SEO का पार्ट, जो तुमको ये स्कोर दिखाई दे रहा है तुम इसको अपने को 100 करके रखो। अब ये 100 कैसे आएगा, इसके अंदर देखिए पास ऑडिट के अंदर तो सारे आ रहे हैं, बट इसके अंदर एक जो आ रहा है दैट इज़ द डॉक्यूमेंट डजंट हैव ए मेटा डिस्क्रिप्शन, की जो आपका होम पेज है उसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे तुम उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे तो तुम्हारा ये जो SEO का स्कोर है दैट विल इंक्रीज अप टू 100। इस हिसाब से डेस्कटॉप आते तो डेस्कटॉप की स्पीड आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब डेस्कटॉप की भी स्पीड को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब तुम डेस्कटॉप की स्पीड को ऑप्टिमाइज करोगे तो उस हिसाब से आपकी मोबाइल की स्पीड भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, और बाकी कई ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जिसमें तुमको अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन करने की नीड होती है, जहाँ पे तुमको अलग अलग करना होता है तो वहाँ पे अलग अलग करनी होगी। अब दूसरा जो टूल्स हमने बात की थी दैट इज़ द GT मैट्रिक्स। कहाँ गया GT मैट्रिक्स? सो ये अपना GT मैट्रिक्स है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे ग्रेडिंग जो होती है वो नंबर के अंदर नहीं होती, दैट इज़ था इसके अंदर ग्रेडिंग नंबर होती है ABCDEFG। ठीक है, इस हिसाब से अपनी होती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्कोर बताता है, A स्कोर यदि आ रहा है दैट इज़ द बेस्ट, यदि E स्कोर आ रहा है तो आपका बेकार है, उस पर आपको काम करने की नीड होती है। अब इसके अंदर तुमको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। हेलो हाँ, सर, ये स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? 81%, 81%? ये तुम्हारी वेबसाइट का ही पार्ट होता है, जैसे किस हिसाब से तुमने अपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है, लाइक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है। ओके।
कि उसमें प्रॉपर हेडिंग का यूज़ किया है, प्रॉपर साइंड फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह का यूज़ किया है, प्रॉपर इमेज वगैरह का यूज़ किया, वही होता है। जैसे उसमें एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन था वो सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर का आता है। ठीक है। ओके। अब जैसे तुम यहाँ पे एक अकाउंट को क्रिएट करोगे या लॉगिन करोगे तो तुमको ये पूरी रिपोर्ट दे देगा यहाँ पे। सिंपल तुमको लॉगिन पे क्लिक करना है, एक अकाउंट को अपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना, जो जिस नाम से भी आप करोगे। वो जो रिपोर्ट दिखाएगा वो सेम रिपोर्ट आपको इसी टाइप की दिखाएगा जैसे हमने पेज स्पीड इंसाइट के अंदर देखी है, वो सेम रिपोर्ट उसी टाइप की वहाँ पे दिखाएगा। क्लियर गाइस? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पेज स्पीड इंसाइट के अंदर? नहीं सर, बस वही परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस पर प्रॉब्लम थी। तो खैर वो डेवलपर के हैंड से होगी बता रहे हैं आप। इसमें डेवलपर की चाहिए, बट वर्डप्रेस के लिए तुम खुद से कर सकते हो, दैट लॉट ऑफ द प्लगइन जो आते हैं। अच्छा बट तुमको कस्टम कोड की वेबसाइट की चाहिए तो डेवलपर की चाहिए। एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ कि हम कैसे कैसे उसको इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले आपको WP एडमिन के अंदर जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वेबसाइट जितनी भी है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्लगइन पे जाना, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे तुम इमेज ऑप्टिमाइजेशन लिखोगे, अब जैसे ही तुम यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन लिखोगे तो यहाँ पे काफ़ी आपके प्लगइन्स आएगा। इमेजिफाई आ गया, स्मस आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये तुम स्मस का यूज़ कर सकते हो। जैसे तुम इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे, अब जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में एक ऑप्शन दिखा देगा स्मस करके, ये वाला। अब जैसे हम स्मस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है कि इसको आप स्किप कर देना। ये दिखाएगा कि कितनी परसेंट इमेज आपकी ऑप्टिमाइज है मीडिया के अंदर। जैसे मेरे पास 5%, यदि 100 इमेज है तो उसमें से 5 इमेज अभी फ़िलहाल ऑप्टिमाइज है। तो बाकी जितनी भी इमेज उन सभी को मेरे को ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब मैं इसको बल्क समझ पे क्लिक करूँगा। बल्क समझ पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कितनी इमेज है। 270 इमेज है। अब 270 इमेज को मेरे को कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, बल्क स्मैश पे क्लिक करना है। बट जब भी तुम कभी भी कभी भी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हो, वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हो, तो हमेशा उस वेबसाइट का बैकअप अपने पास रखो। बैकअप लेना हमने बताया है कि आपको प्लगइन के अंदर जाना, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाना, और यहाँ पे तुमको ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन नाम का देखना। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना। सर, बैकअप के लिए एक अपड्राफ्ट प्लस भी आती है प्लगइन। हाँ, कई आते इन हैं, दोनों में कौन अच्छी होती है? कोई भी यूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगे, दोनों का सेम ही है। इसके अंदर बस ये है कि तुमको एक फ़ाइल पूरी मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर लो। डाटाबेस के फाइल लगाते हैं। जी फॉर द बिगिनर पर्पज़ के लिए जो भी तुम बात करते हो, जैसे कोई बिगिनर पर्पज़ काम कर रहा है तो उसके लिए तुम यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन बढ़िया है। बाकी जब तुम जैसे और अपड्राफ्ट के अंदर क्या होता है ना, तुम्हारे पास डाटाबेस और फाइल की जो दोनों की फाइल होती है, दोनों होती है। जैसे मेन फाइल मैनेजर की जो फाइल्स है और डाटाबेस, उनकी दोनों की अलग अलग आती है।
वो एज ए यस सर। डेवलपर यदि थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको तो कर सकते हैं, बाकी उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस होगी। बट ऑल इन वन के थ्रू क्या, जैसे आपने प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, तो ये तुम्हारी जो पूरी वेबसाइट की फाइल है वो आ जाती है। अब तुमको बस केवल डाउनलोड पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना, तो तुम्हारी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसी फाइल को तुम्हें किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर माइग्रेशन करना है, तो सिंपल तुमको क्या करना होता है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है ऑल इन वन को इंस्टॉल करने के बाद, और जस्ट यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे फाइल डाउनलोड की थी ये वाली, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये हमने प्रोसेस बताया हुआ है। सर वो वीडियो हमको भेज दीजिएगा एक बार। अब बल्क समय के अंदर जाओगे, इस वेबसाइट का बैकअप हमने ले लिया, तो बैकअप लेने के बाद हम बल्क स्मैश पे दोबारा जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपको जो बल्क स्मैश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा एनालाइज करने के लिए। फ्री के अंदर जो फ्री वर्जन होगा आपका, उसके अंदर एक बार में केवल ये 50 इमेज कुछ कर सकता है ऑप्टिमाइजेशन। बाकी आपको दोबारा से उस पर क्लिक करना होता है। जैसे 267 में से क्लिक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे एक इमेज, ये आपको दिखा रहा है कितनी इमेज मैं कर चुका हूँ अभी तक और कितनी आपने सेविंग की है साइज में। तो ये कुछ टाइम या कुछ ड्यूरेशन लेता है इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने में। अभी बल्क स्मैश अपना काम करता रहेगा। यहाँ पे इसने मान लीजिए 53 कर दी, तो इतने साइज की इसने सेविंग कर दी। तो इस हिसाब से अपनी वेबसाइट की जितनी भी इमेज होगी उन सबको स्मैश कर देगा। ये होता है 1 बाय 1 प्रोसेस। बट जब भी तुम कभी भी एस के प्लगइन को इंस्टॉल करते हो जो काफ़ी हाई है, जैसे तुम WP रॉकेट को करोगे पेड में जो अपना आता है, उसके अंदर तुमको इतने ऑप्शन करने की नीड नहीं होती। उसमें से जितने ऑप्शन तुमको करने हो डायरेक्ट वहीं से कर सकते हो उसी प्लगइन के थ्रू। फ्री में चाहिए तो फ्री में अपने पास मल्टीपल टूल्स होते हैं जिनका तुम यहाँ पे यूज कर करके अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह है उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और बाकी मोस्ट ऑफ द फैक्टर जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो आपके सर्वर पे भी डिपेंड करती है कि आपका सर्वर किस टाइप का हेलो। है, वो आपके लोड्स को हैंडल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। हेलो हाँ, सर, ये ऊपर 748 क्या लिखा है? ये और ये 10.8%। ये आपकी वो दिखा रहा है जैसे साइज में नहीं होता सेविंग में कि आपने कितना अच्छा। KB रिड्यूस कर लिया। और ये सर 9% जो है? 9% इमेज आपकी ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अच्छा अच्छा। ठीक है। यस सर। अब तुम्हारी यहाँ पे हम जब बात करते हैं इसमें, तो ये बल्क स्मैश अपना काम करता रहेगा। इसको तो अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी फॉर द कंप्लीट वेबसाइट। अभी इसमें 200 इनकी इमेज है, तो ये कुछ 10 या 15 सेकंड लेगा। ठीक है, 10 या 15 मिनट ले सकता है आराम से, 10 मिनट। अब तुम वेबसाइट के अंदर गए, तुमको जितने भी वेबसाइट यहाँ पे इमेज दिख रही है वो पहले से लोड हो रही है ना। वेबसाइट कैसी लग रही है? साइट तो अच्छी सर है अच्छी सर। लग रही है। सही लग रही है। जी सर, आपको करोड़पति बना देगी सर। बना देगी। हाँ, आराम से। फिर हमारे पास भेजो थोड़े बहुत। अरे सर, धीरे धीरे होगा सर। धीरे धीरे कभी देख ले अमीना गुजर जाए धीरे धीरे में, 60-70 साल मारी ना हो जाए। अरे सर, अभी तो आप 25 साल के सर, अभी बहुत है। अब हम सर्च प्लगइन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे एक प्लगइन आता है लेजी लोड। जैसे तुम यहाँ पे लेजी लोड ऐड करोगे ना, ये भी एक फैक्टर्स होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर लेकिन इतनी प्लगइन यूज भी तो नहीं करना चाहिए शायद। सबको उड़ा दो काम होने के बाद। तो काम होने के बाद उड़ा देंगे तो जो काम किए रहेंगे उससे वो भी उड़ जाएगा।
ऐसा है कि नहीं सर? भैया जी जब तुम जैसे स्मर्श वाला है, स्मर्श वाला क्या करेगा, तुम्हारी स्टैटिक वेबसाइट है, तुम्हारे अंदर जितने भी इमेज तुमने एक बार में ऑप्टिमाइज कर ली, फिर बाद में तुम इसको हाँ, डिलीट कर दोगे, कर दोगे। तो फिर वो इमेज वैसी ही बनी रहेगी? हाँ वो सेम वैसे ही रहेगी, तुम्हारी बस जो साइज का कम था अच्छा वो यहाँ पे कम कर देगा। और अच्छा दूसरा, अच्छा। यदि तुमको चाहिए कि मैं सारे काम एक प्लगइन से कर लूँ, तो तुम कोई भी एक प्लगइन का पेड वर्जन तुम ले लो, उसके अंदर तुमको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम्म। अब फ्री के लिए थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना पड़ेगा तुमको, इधर उधर से भटकना सर कोई पड़ेगा। सर कोई प्लगइन उलगिन आप भी मतलब प्रोवाइड कर दीजिए हम लोगों को। तुमको GPL जैसे लाइसेंस के काफ़ी प्लगइन मिल जाएंगे, तुमको सिंपल गूगल के अंदर जाना है, जैसे एक प्लगइन होता है WP रॉकेट। जीपीएल तो नहीं सही होती है ना सर? वो कि सही लाइसेंस होती के है? लिए तो हम भी कहाँ से लाए। अब तुम गूगल के अंदर तुमको जैसे टाइप करोगे तो तुमको वो प्लगइन मिल जाएगा। अब इस प्लगइन के अंदर आपके पास तो होगी ना सर लाइसेंस वर्जन इसका? मैं क्यों करूँगा भाई, लाइसेंस प्राइसिंग देखे इसकी कितनी है पर ईयर 3 वेबसाइट के लिए। हम्म। आपको $60 चाहिए। तो इसके अंदर ये है कि आप कंप्लीट वो कर सकते हो जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, लाइक CDN वगैरह इम्प्लीमेंटेशन, जावास्क्रिप्ट वगैरह की जो फाइल होती है उनको मर्ज करना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये तो जस्ट बता रहा हूँ तुमको करनी है तो। अब जैसे समझ कर तुम्हारा काम यहाँ पे चल रहा है, वो यहाँ पे अपनी सारी इमेज को ऑप्टिमाइज कर देगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी जो आपकी स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरा प्लगइन आता है A3 लेजी लॉड करके, जैसे तुम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके, नहीं तो तुमको सबसे बढ़िया चीज़ बताऊंगा, एक वीडियो को हो जाने दो, एक बार एक्टिवेट पे तुम क्लिक करोगे। अब इसका मतलब क्या होगा, तुम जैसे यहाँ पे नीचे जा रहे हो तो तुमको इमेज सारी दिख रही है ना अभी। अब लेजी लॉट जैसे यस तुम सर। उस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे, जब तक तुम उस सेक्शन पे नहीं जाओगे तब तक वो इमेज नहीं आएगी। जैसे देखियो, देखना तुम इसके अंदर, इस सेक्शन पे आया, अब मैं नीचे जाऊंगा, ये इमेज आने लग रही है ना, यस दिख सर। नहीं पा रहा होगा तुमको। नहीं दिखा है सर, दिखा है थोड़ा सा। देखिए घूम रही है ना, हम्म। ये घूमने लग रही है। तो ये होता है लेजी लोडिंग का मतलब, कि ऐसा होता है कि जब भी तुम लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो, जब तक यूजर उस सेक्शन पे नहीं पहुंचता है तब तक वो इमेज लोड नहीं होती है। जब यूजर उस सेक्शन पे आ जाएगा तब वो इमेज लोड होनी स्टार्ट हो जाती है। हेलो हाँ सर, ये सिर्फ इमेज के लिए रहते हैं ना, लेजी लोड और ये, है ना? हाँ, ये इमेज के लिए अभी जो फिलहाल हम बात कर रहे हैं। सर एक चीज और ये पूछ रही थी जॉब से रिलेटेड। हेलो हाँ बताओ। सर, जैसे अपनी जॉब लगेगी एसईओ में, तो अपने को भी एक पार्ट दिया जाएगा, या तो ऑन पेज या ऑफ पेज या टेक्निकल, इन तीनों में से एक में मतलब अपना होगा? तीनों करोगे तुम। तीनों होगा एक साथ? हाँ, अच्छा अच्छा। तुमको रिपोर्ट भी क्रिएट करनी है, तुमको वेबसाइट भी ऑडिट करनी है, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। हेलो हाँ सर, ये थोड़ा सा तो ट्रेनिंग देते होंगे ना सर? जैसे जॉब लगेगी तो 2-4 दिन तो ट्रेनिंग तो देते होंगे। अब वो तो तुमको गाइडेंस भी देते रहेंगे जो तुम्हारे सीनियर होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म। फिर इसके बाद यहाँ पे जब तुम आ गए, ये जो हो गया पेज के हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ठीक है, ये लेजी लोडिंग का पार्ट हो गया, कि जैसे कि जिस सेक्शन पे तुम आओगे तो वहाँ पे लेजी लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब बल्क स्मैश में क्या कर दिया इसने, 50 इमेज यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दी ना, उसके बाद ये स्टॉप हो गया, तो आपको दोबारा से इसमें रिज्यूम करना पड़ेगा, तो दोबारा से उसको ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब तुम पेज स्पीड इंसाइट के अंदर जाओगे, तुम अपनी वेबसाइट का URL एंटर करके एनालाइज पे क्लिक करोगे, तो ये कुछ टाइम लेगा फिर से उसको एनालाइज करने के लिए। सर ये कितने केबी की इमेज डालना चाहिए अपनी वेबसाइट पे? कम ही रखो, ज़्यादा की मत रखो, जिसमें तुम्हारी क्वालिटी ना फटे ना, बस वो देख लो।
और आज के टाइम में ना अच्छा नई फॉर्मेट आए, दैट इज़ द AVIF और WEB यदि तुम इन फॉर्मेट में इमेज को रखते हो तो बेटर होता है देन कंपेयर टू द JPG और PNG। बट सर वो वाले फॉर्मेट हर मोबाइल पे तो शायद ओपन नहीं होता है ना, होता है, हर डिवाइस पे होता है। सब में होता है। ये भी अपने को रिकमेंडेशन करता है कि हम आप वेब फॉर्मेट का और उन फॉर्मेट का यूज़ करो। सर ये तो घट गया। और ये तो घटती बढ़ती रहती है जब तुम वेबसाइट पे, अब जैसे हम काम कर रहे हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन यस हो रही है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है बार बार, तो उसकी वजह ओके। से स्पीड आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, अब भी हो सकती है। जैसे आपका ये सारा काम हो जाता है ना एसईओ वगैरह का, तो उसके बाद जी वो एक फाइनल स्पीड आती है, मतलब जो तुम ऑप्टिमाइजेशन करते हो बैकएंड से जितना भी पार्ट होता है वो चीज़। अब जैसे तुम यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें कर लोगे, ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। दूसरा जब तुम इसके अंदर आओगे, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे अब, और यहाँ पे आके तुम पेज स्पीड लिखना। अब तुमको यहाँ पे काफ़ी प्लगइन दिखाई दे जाएंगे, WP ऑप्टिमाइज आ गया, 10 वेब बूस्टर आ गया, स्पीड ऑप्टिमाइजर, सर्च के लिए तब, ये सारे प्लगइन्स होते हैं। ये सारे प्लगइन काम करते हैं फॉर द स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, की अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कर लो। WP को टोटल कैची हो गया, इसके अंदर भी आप फाइल वगैरह को मर्ज कर सकते हो। बट जब भी तुम बिगनर लेवल पे काम कर रहे हो, तुमको इंस्टेंट स्पीड चाहिए, तुमको इतनी हैडल नहीं चाहिए, तो सिंपल से तुम जो भी तुमने प्लगइन अभी तक इंस्टॉल किया सभी को हटा दो, इंस्टॉल प्लगइन पे जाओ। जैसे A3 लेजी लोड किया है और जो समस का किया है, इन दोनों को उड़ा दो। मतलब एक बार इमेज ऑप्टिमाइजेशन तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारी उससे क्या होगा कि साइज़ भी, वेबसाइट का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने डिलीट किया, अप्लाई पे क्लिक किया तो दोनों अपना डिलीट हो गया। तुमको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, सर्च प्लगइन पे क्लिक करना, नाइट्रो पैक दिखाई देगा, नाइट्रो पैक टाइप करना है यहाँ पे, ये नाइट्रो पैक है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना, और इसको एक्टिवेट कर लेना। अब यहाँ पे तुमको नाइट्रो पैक का ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला नाइट्रो पैक पे जाओगे, डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे, कनेक्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे तुम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे तुम यहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल करोगे, ये 5 के व्यू तक देख सकते हो आपके पेज हेलो पे। हाँ, सर, एक बार इसको फिर से बताइए, किस लिए होता है नाइट्रोपैक सर? ये आपकी वेबसाइट को स्पीड को तुरंत बढ़ा देता है, अच्छा अच्छा। आपको बाकी चीज़ें करने की नीड नहीं होती। अब फ्री पे क्लिक करना, ऐड पे क्लिक करना, तो ये आपकी साइट में कनेक्ट कर देगा। अब ये कनेक्ट हो चुका है, इसको तुम रिफ्रेश कर लेना यहाँ पे आके। नहीं हुआ क्या? ये भी दोबारा से कनेक्ट पे क्लिक कर लेना, इशू आए तो ये कुछ टाइम में क्लोज होगा।
तो तुम्हारा जो कनेक्शन का जो पार्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तुमने नाइट्रो पैक को यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया। अब इसमें तुम्हारी पेज की स्पीड कैसे इंक्रीज होगी वो बताता हूँ। अब जैसे मैंने तुम एक पेज देखा, मैंने होम पेज देखा, अब ये होम पेज की जो कॉपी है वो मेरे ब्राउज़र के अंदर सेव हो गई। अब मेरे ब्राउज़र के अंदर सेव होगी तो तुमको यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज पेज के सेक्शन के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेसिंग पे चल रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। जैसे ही प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक आ जाएगी। यानी इस पेज को जब तक मैं बैकएंड से वो WP जो एडमिन का ओनर है वेबसाइट का, वो इसके कैचे को क्लियर नहीं करता, तब तक मैं इस पेज की कॉपी अपने ब्राउज़र से देखूंगा। कैचे का मतलब होता है कि जो आपकी ये कॉपी है, जो आपको ये दिख रहा है, इसकी एक कॉपी को आपके ही ब्राउज़र्स के अंदर वो ऐड कर लेता है, ठीक है। अब तुम दोबारा से इस पेज की स्पीड देखना, एनालाइज पे क्लिक करना, तो बढ़ा दिया था। बढ़ गई ना? यस सर। कितनी होगी? 89 होगी। अब डेस्कटॉप पे जाओगे 97। ये जब तुम्हारा काम जब पूरा हो जाता है उसको थोड़ा बहुत तुम हटा दोगे तो तुम्हारी और बढ़ जाएगी। अब तुम नाइट्रो पैक के अंदर गए, इसके अंदर तुमको काफ़ी, जैसे तुम्हारे पेज अभी 2 पर्ज हो गए ना, यहाँ पे 2 आ गए। जैसे जैसे तुम्हारी वेबसाइट के पूरे पेज यहाँ पे पर्ज हो जाएंगे तो तुम्हारी मोबाइल की स्पीड 90 पार पहुँच जाएगी। ये कुछ बेसिक सेटिंग आती है, इसके अंदर तुम खुद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आलो एडिटर, इनको तुम ऑन कर लोगे, टेस्ट मोड को बंद कर देते हैं, कैशे वार्म अप वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें तुम कर लोगे तो तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। अब बाकी कुछ टाइम के बाद जैसे 4-5 विजिटर्स इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो ब्राउज़र अपने पास कॉपीज को स्टोर कर लेगा, नाइट्रो पैक खुद फिर अपनी जो स्पीड होगी वो और इंक्रीज हो जाएगी। अब सेम स्पीड को तुम GT मैट्रिक्स के अंदर आके यहाँ पे रीटेस्ट पे क्लिक करोगे तो देखते हैं इसके अंदर कितनी आती है। यहाँ पे भी आपके ना 85% हो गई, बी आ गया ना ग्रेड यस सर। इसे। तो इस हिसाब से जब तुम इस पे ये मोबाइल पे पहुँच गए 90, 98, जी। ठीक है। तो ये होता है एक सिंपल सा वे होता है जिसके थ्रू तुम नाइट्रो पैक प्लगइन से अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। जब भी तुम्हारे पास विजिटर्स कम होता है, लाइक 5000 पेज व्यू आ सकते हैं मंथली, तब तक ये अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद तुमको पेड प्लान इसका परचेज करना होता है। सर ये नाइट्रो पैक, ये तो बहुत अच्छी प्लगइन है फिर तो। बहुत अच्छी है, इसमें तुमको ज़्यादा काम करने की नीड नहीं होती। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर, मतलब फ्री वर्जन यूज करने पे? कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब तुम्हारी डायनेमिक वेबसाइट होती है तो तुमको दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि तुमको रेगुलर बेस पे प्राइस अपडेट करने हैं, ये चीज़ें करनी होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट है सर मैं डायनेमिक और स्टैटिक दोनों में बहुत कंफ्यूज है सर। डायनेमिक किसको बोलते हैं और स्टैटिक किसको बोलते हैं? जैसे हमने बताया, स्टैटिक थोड़ा होती है कि तुमने 5 पेज की वेबसाइट आज क्रिएट करके रख ली, तुम उसको छेड़ नहीं रहे हो 1-2 महीना, मतलब वो रखी हुई है। यस सर। ब्लॉग पब्लिशिंग का काम तो चलो वो हम्म। थोड़ा बहुत करते रहते हो वीकली। डायनेमिक होते हैं जैसे तुम जी। प्राइसिंग वेबसाइट होगी, होटल बुकिंग की होगी, रेंटल बुकिंग की होगी,
जिसमें तुम रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को तुम वहाँ पे अपडेशन का काम करते हो, दैट इज नॉन इज द डायनेमिक। अच्छा, ठीक है, मतलब स्टैटिक जिसमें तो हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं वो डायनेमिक हो गई, और हाँ जिसको हम बना के छोड़ दिए या कभी कभी मतलब मंथली या 15 दिन पे वो कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक हो गई। हाँ, जिसमें मतलब बैकएंड से अपने पास कोई डाटा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अब तुमने इंटीरियर डिज़ाइनर की एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, उसके अंदर तुमने 5 पेज यस सर। क्रिएट करके रख दिए, बट जब तुम हम्म। ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हो तो बैकएंड में तुम्हारे ऑर्डर भी जनरेट हो रहे हैं, ऑर्डर की डिटेल भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। तो जो उन टाइप की वेबसाइट होते हैं जिसमें बैकएंड भी इन्वॉल्व होता है, मतलब डायनेमिक डाटा अपने पास आता है, तो उनको हम डायनेमिक कहते हैं। अच्छा, इससे ये मतलब तो नहीं है ना सर कि जो मतलब कोडिंग पे बनी हो वो डायनेमिक होती है और जो इस पे बनी हो वो नहीं ऐसा कुछ नहीं वर्डप्रेस होता। पे वो स्टैटिक होती है? नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं होता, होता? नहीं ऐसा कुछ। वो तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा होता है कि अच्छा। आप किस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। यस सर। बाकी सर कोई ये कुछ, नाइट्रो पैक का पेड वर्जन कब ले सकते, मतलब कब लेने की जरूरत पड़ेगी? जब तुम्हारी वेबसाइट पे 5,000 व्यू आ रहे पर मंथ। अच्छा, 5,000 व्यू आ रहे हैं पर मंथ? पेज व्यू। तो इसकी प्राइस क्या होती है सर? वही $4-5 की लमसम होगी इनकी। बाकी तुमको कोई दिक्कत नहीं, इनिशियली तो तुम काफ़ी लंबा चल जाओगे। $21 पर। $21 पर मंथ? वो तुमको चल जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। 5,000 GB, 5,000 पर मंथ है ना चाहिए, इतना कोई नीड नहीं यस। होगी इसमें। हेलो हाँ सर, फ्री वाला मतलब हमेशा के लिए रहता है क्या? हाँ हाँ, आपको हर मंथ 5,000 पेज व्यू मिलते रहेंगे। अच्छा अच्छा। बाकी तुमको नल्ड वर्जन भी मिल जाएंगे, जो नल्ड प्लगइन वगैरह होते हैं उनको यूज करके भी इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जी सर। ठीक है गाइस, सर आप अभी तो बहुत बचा हुआ है ना टेक्निकल एचसीओ। अभी तो बचा हुआ है। अरे अभी तो सर स्टार्ट पढ़ा हुआ है। दीजिए ना, अभी तो टाइम बहुत कम हुआ है वैसे भी। क्लास तो लेट चालू हुई थी। तुम अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड देख लियो, इंक्रीज करके देख लियो, फिर कल करते हैं आगे। ठीक है सर, जैसे क्योंकि आप फिर मैं बोले। तुमको robots.txt फाइल वगैरह ही सिखाऊंगा, तो फिर दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, फिर तुम्हारे दिमाग हाँ से सर, गायब हाँ। हो जाएंगे। अभी सर टेक्निकल एचसीओ अभी 1-2 दिन और चलेगा क्या?